and other students. Today we discuss the geography chapter second, India structure and physiography. India structure and physiography. बेटा इंडिया स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी में हम इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पर जो अलग अलग टाइप की टोपोग्राफी है, अलग अलग टाइप के यहाँ पर माउंटेन्स हैं, अलग अलग प्लेन एरिया है, किस तरह से क्या चीजें हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, यहाँ पर एक मैप बना हुआ है, उस मैप में मैंने इंडिया के कुछ फीचर्स दिखाए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने जूम किया हुआ इसको, आप देख सकते हो। ठीक है, और इसमें मैंने सबसे ऊपर जो है दिखाया आपको इंडिया के जस्ट ऊपर पामीर नोट। ठीक है, जो कि प्लाट्यू एरिया है पूरा, चाइना की तरफ है ये पामीर नोट, दुनिया की छत कहलाती है, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। उसके इस साइड में कुनलुन माउंटेन है, और यहाँ पे हिंदू कुश, यहाँ पर हिंदू कुश माउंटेन है पाकिस्तान साइड में, और उधर चाइना साइड में कुनलुन माउंटेन है। फिर पाकिस्तान में ही एक और है सुलेमान रेंज, सुलेमान हिल्स। ठीक है, सुलेमान हिल रेंज। ठीक है, और पाकिस्तान में है ये, और पाकिस्तान में ही बहुत सारी रिवर्स जैसे कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज उधर ड्रेन कर जाती है, और पाकिस्तान को क्रॉस करती हुई लास्ट में अरेबियन सी में वो चली जाती है, रन ऑफ कच्छ होते हुए। गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है उसके होते हुए वो चली जाती है। ओके, अब इसके बाद देखिए मैंने कुछ यहाँ पे हिमालय की रेंज बनाई हुई है, जैसे कि ग्रेटर हिमालय, ठीक है, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय की रेंज है, जहां पर कुछ माउंटेन्स दिखाए हैं मैंने, जहां साउथ में शिवालिक, मतलब कि लास्ट में जो साउथ है वो वहां पे शिवालिक है, और उससे पहले जो है वो और जो उसके शिवालिक के आसपास जो भी रेंज है, जैसे नेपाल में, उत्तराखंड में, वो जैसे जम्मू कश्मीर में केटू माउंटेन है। इसके अलावा जो नेपाल और उत्तराखंड के नजदीक है वो कामेट है, नंदा देवी है। ठीक है, उसके अलावा नंदा देवी जो उत्तराखंड में और कामेट उत्तराखंड में है। इसके अलावा धौलागिरी जो कि नेपाल में है, धौलागिरी के बारे में तो हनुमान जी का जो रामायण है उसमें भी हनुमान जी की जो राम की जो रामायण है उसमें भी धौलागिरी माउंटेन के बारे में डिस्कशन किया गया है कि कैसे वो धौलागिरी पर्वत को उठा लाए थे। ये वही धौलागिरी है जो यहाँ आप उत्तराखंड में देख सकते हैं। ओके, और अब देखिए उसके बाद नेपाल में जो है, उसके अलावा धौलागिरी और अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट की 8,848 किलोमीटर की, 8,848 किलोमीटर की, 8,848 मीटर की हाइट है, 848 मीटर की हाइट उसकी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की। और कंचनजुंगा भी यहाँ पर ही है एक माउंटेन, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामचाब्रवा माउंटेन है यहाँ पे। ठीक है, और पटकोई बुम जो कि अरुणाचल के नजदीक नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की जो पहाड़ियां हैं वो भी हिमालय का ही पार्ट है, लेसर हिमालय। ठीक है, और मिजो, गारो, खासी, जंतिया ये पहाड़ियां भी इधर मेघालय में होती है। गारो, खासी, जंतिया पहाड़ियां वो पहाड़ियां हैं जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। कहते हैं कि गारो, खासी, जंतिया हिल में, ठीक है, गारो, खासी, जंतिया हिल में इतनी बारिश होती है जितने की राजस्थान के 10 साल में भी नहीं होती। मतलब कि 1140 सेंटीमीटर, 1140 सेंटीमीटर की रेनफॉल यहां पर रिकॉर्ड की गई है, यानी कि 1040 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल है N1, मतलब कि पूरे सालाना जो होती है वो यहाँ पर नोट की गई है। दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है, गारो, खासी, जंतिया हिल्स, मेघालय। ओके, तो इसी इंडिया के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, आई थिंक आप सभी को क्लियर समझ में आएगा और बहुत मजे आएंगे चैप्टर पढ़ने में। इंडिया में जहां आप रहते हैं उस इंडिया के बारे में नॉलेज आपको मिलेगी कि हम जिस जगह पर रहते हैं वो जगह कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसकी डेमोग्राफी कैसी है, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, उसमें कौन कौन सी रिवर्स है, वहां पर नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना, वहां पर हिमालय माउंटेन कैसे बना, यहाँ पर पेनिनसुलर प्लाट्यू एरिया है जो साउथ का जो पठार है वो कैसे बना, यहाँ पर जो इंडियन डेजर्ट एरिया है वो कैसे बना, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, और उसके बाद आइलैंड में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बात करेंगे। ओके, तो लेट्स डिस्कस
आइए अब टॉपिक्स को समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप जूम करके देख सकते हैं। सबसे जो अच्छा टॉपिक है वो फिजिकल फीचर, जियोलॉजिकल रीजन में इंडिया के कैसे फिजिकल फीचर्स बने थे। ठीक है, कहते हैं कि इंडिया में सबसे पहले जो कोई टोपोग्राफी बनी है, इंडिया में जो सबसे पहले कोई टोपोग्राफी बनी है वो पेनिनसुलर ब्लॉक्स हैं। पेनिनसुलर ब्लॉक्स हैं, ठीक है, पेनिनसुलर ब्लॉक्स हैं, तो वो बने हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पेनिनसुलर ब्लॉक्स जो हैं, मतलब कि साउथ का जो एरिया है, साउथ का मतलब जो दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, मालवा का प्लाट्यू है, उसको हम पेनिनसुलर ब्लॉक्स कहते हैं। मतलब कि दक्षिणी पठार एरिया, दक्षिणी पठार एरिया उसको कहते हैं। साउथ में ये मान लीजिए कि महाराष्ट्र से नीचे नीचे सारा पेनिनसुलर प्लाटू एरिया कहलाता है, दक्षिणी पठार कहलाता है। ओके, अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं। यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जिसको बोलते हैं, साउथ प्लाटू को इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो थी वहीं पर हमारा पेनिनसुलर प्लाटू एरिया बना हुआ था। वो बात अलग है कि ऑस्ट्रेलिया फिर इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हो गया और उसके बाद में वो आज एक अलग कंट्री है। ठीक है, आज एक अलग कंट्री है। ओके, तो देखिए इसमें और कौन कौन से हिल्स हैं। यहाँ पर अरावली हिल्स हैं, यहाँ पर नल्लामाला हिल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जोवाड़िया हिल है, जोवाड़ी हिल्स हैं। यानी कि साउथ प्लाट्यू में कौन कौन सी हिल है वो बता रहे हैं हम। ओके, आपको मैं बता देता हूं साउथ में कौन कौन से हिल हैं। वो अरावली, जैसे अरावली से शुरू होता है, मतलब कि नॉर्दर्न राजस्थान से शुरू होता है, और उसके बाद साउथ में नल्लामाला, उसके बाद जावाड़ी हिल्स, उसके बाद में वेलिकोंडा हिल्स, और उसके बाद पालकोंडा, साउथ की हिल्स हैं ये। ओके, उसके बाद महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर यहाँ बहती है। ये साउथ के प्लाट्यू की खास खास बातें हैं, मतलब कि वहां पर जो नदियां हैं वो महानदी, गोदावरी और कृष्णा की है। ठीक है, तो यही ब्लॉक सबसे पहले बना था इंडिया में। जो सबसे पहले कोई टोपोग्राफी या कोई जो है स्थलखंड बने हैं, तो वो सबसे पहले पेनिनसुलर प्लाट्यू ही बना है। ओके, तो देखते हैं दूसरी कौन सी, उसके बाद कौन सा बना। उसके बाद यहां पर बना है हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन, एक बात मैं आपको बता दूं, 1912 में एक महान विद्वान जोग्राफर, एक जोग्राफर जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी और ये बताया था कि सभी कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, सभी कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर खिसक रहे हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे हिमालय का फॉर्मेशन की एक थ्योरी तैयार की गई कि हिमालय कैसे बना, हिमालय माउंटेन कैसे बना, उसकी इतनी ऊंची चोटियां कैसे बनी। एक्चुअल में हिमालय बनने का जो प्रोसेस था, हिमालय बनने का जो प्रोसेस था वो फोल्डिंग के थ्रू बना। फोल्डिंग, जब दो प्लेट यानी कि जो है पेनिनसुलर प्लेट और जो है साउथ की जो प्लेट, जिसको पेनिनसुलर प्लेट बोलते हैं, गोंडवाना लैंड, साउथ की जो प्लेट है उसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं, और जो नॉर्थ की प्लेट है यानी कि चाइना साइड में अंगारा लैंड प्लेट है, तो अंगारा लैंड यानी कि साउथ की प्लेट, ठीक है, और ऊपर से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे जब नजदीक आई तो एक दूसरे से टकरा जाती है और फोल्डिंग होने लग जाता है। और क्या, फोल्डिंग होने लग जाता है, मतलब ऊपर उठने लग जाती है, एक्टिविटी होने लग जाती है, टेक्टोनिक एक्टिविटी होने लग जाती है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होने लग जाती है और हिमालय माउंटेन बन जाता है। ठीक है, ये प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी धीरे धीरे अलग अलग टाइम पीरियड में हुई है, तो ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय बने हैं। ठीक है, धीरे धीरे बनी है। अब देखते हैं कि ये हिमालय और अदर जो माउंटेन्स है वो किस तरह की है। मैंने बताया कि वो यंग माउंटेन है, वो अभी ह्यूमन एज के आसपास ही है। ह्यूमन एज जब डेवलप हो रही थी उसी समय ये माउंटेन भी बन रहे थे। ठीक है, बन रहे थे। ठीक है, और वीक, ये जो मतलब एक वीक कंडीशन, जब दो प्लेटें आपस में टकराई तो फोल्डिंग हुआ और फ्लेक्सिबल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार होना शुरू हो गया। मतलब अलग अलग रेंज में, अलग अलग टाइम में चीजें होती चली गई। ठीक है, यहाँ पर पेनिनसुलर माउंटेन जो बना है, पेनिनसुलर जो प्लाटू एरिया बना है, वहां जो छोटे छोटे माउंटेन्स हैं उसमें दो टाइप की फोर्सेस ने काम किया। एक तो एक्सोजेनिक फोर्सेस और एक एंडोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो अर्थ के अंदर से पैदा होती हैं। अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये इंडोजेनिक फोर्सेस होती है। जब ये कहीं पर वोल्केनो आता है और पूरा मैग्मा और लावा बिखर जाता है तो वहां पर नए टाइप के माउंटेन बनने लगते हैं, जैसे कि साउथ प्लाटू एरिया में बने हैं। ठीक है, और एक्सोजेनिक फोर्सेस EXOGENIC, एक्सोजेनिक फोर्स ऊपर की फोर्स होती है, अर्थ सरफेस पे काम करती है, जैसे विंड हो गई, रिवर हो गई, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस होती है। तो इंडिया में जितनी भी स्थलाकृति बनी है, टोपोग्राफी बनी है, या तो वो इंडोजेनिक फोर्सेस से बनी है, अर्थक्वेक,
वोल्केनो इनसे बनी है, या फिर वो एक्सोजेनिक यानी कि रिवर और विंड वगैरह से बनी है। जैसे भारत का मरुस्थल है सारा, वो एक्सोजेनिक से बना है। नॉर्दर्न प्लेन एरिया, उत्तर का मैदान है, वो एक्सोजेनिक से बना है। और साउथ का प्लाटू एरिया किससे बना? इंडोजेनिक से बना है। इंडोजेनिक मतलब आंतरिक शक्तियां, और एक्सोजेनिक मतलब बाहरी शक्तियां, ठीक है। तो उससे बना हमारा प्लाटू, ठीक है। अब आप देखोगे साउथ इंडिया में यानी कि प्लाटू एरिया में बहुत सारे गोर्जेस मिलेंगे। साउथ एरिया में बहुत सारे गोर्जेस मिलेंगे, ठीक है। गोर्जेस मिलेंगे, वहां पर बड़े बड़े खड्डे हैं, बड़े बड़े वैलीज हैं, वी शेप वैली मिलेंगी। जब नदियां, दो माउंटेन होते हैं, हिल्स होते हैं, तो उनके बीचों बीच जब वैली बन जाती है उसको वी शेप वैली बोलते हैं, उसको वी शेप वैली बोलते हैं। तो वो यहाँ पर बहुत मिलेंगी। रैपिड वाटरफॉल्स मिलेंगे, यहाँ पर झरने मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे बड़े बड़े झरने मिलेंगे। जोग वाटरफॉल, ठीक है, ये फेमस है इंडिया का जोग वाटरफॉल, जो साउथ प्लाटू एरिया में मिलता है। ओके, अब बात करते हैं साउथ प्लाटू एरिया के बारे में, ठीक है। अब साउथ प्लाटू एरिया के बारे में बात करते हैं, तो साउथ प्लाटू एरिया देखो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे साउथ प्लाटू एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ से आप देख पा रहे हो इतना इतना ये साउथ प्लाटू एरिया है, आप देख पा रहे हो इतना इतना, यहाँ से राजस्थान की अरावली हिल से होते हुए नीचे तक ये सारा ट्राइंगल शेप में आप देख पा रहे हो। ट्राइंगल है, देखो ऊपर से इसकी चौड़ाई है ऐसे, देखो आप देख सकते हो ऊपर से ऐसे चौड़ाई है इसकी, ये देखिए ऊपर से यहाँ चौड़ाई है और नीचे से संकड़ा है, पूरा नैरो है, तो एक ट्राइंगल शेप में बना हुआ है। साउदर्न प्लाट्यू ट्राइंगल शेप में है, ठीक है, त्रिकोण आकार में है साउदर्न प्लेट्यू, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे अरावली रेंज से इसकी सीमाएं नॉर्दर्न एरिया में शुरू हो जाती हैं। बॉर्डर इसका अरावली हिल्स है, और दिल्ली की जो हिल्स है वहां से शुरू हो जाता है। गुजरात की गिर रेंज में ये पहाड़ियां ये भी साउदर्न में आती है। विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज और महादेव की हिल्स जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। और उसके अलावा यहाँ पर इधर घाट मिलते हैं, आप देखोगे ये वाला आपका वेस्टर्न घाट हो गया और उधर वाला ईस्टर्न घाट हो गया। वेस्टर्न घाट को कोंकण और मालाबार कोस्टल एरिया भी कहते हैं। ऊपर वाले को गुजरात से लेकर गोवा तक को कोंकण एरिया, ठीक है, और नीचे वाले को मालाबार, केरल तक के सारे एरिया को, गोवा से नीचे केरल तक मालाबार प्लाटू एरिया कहते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले को कोंकण। इनके नाम से तो रेलवे भी है, कोंकण एक्सप्रेस। तो कोंकण एक्सप्रेस मतलब गुजरात से लेकर गोवा तक का पूरा पार्ट, ओके, मतलब कोंकण एरिया, ठीक है। और नीचे की तरफ मालाबार। यहाँ पर 3 टाइप के घाट भी हैं, देखो घाट, पाल घाट, थाल घाट और भोर घाट, वो भी इसी एरिया में है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया में है। पाल घाट, थाल घाट और भोर घाट। इसके बिल्कुल इस साइड में मालाबार के नजदीकी, केरल के नजदीकी, देखिए ये केरल है, यहाँ पे आप देख पाएंगे नीचे साउथ में केरल है यहाँ पे। तो इस केरल के नजदीक मालाबार कोस्टल एरिया के नजदीक लक्षद्वीप आइलैंड भी है। लक्षद्वीप आइलैंड काउंटिंग में ओनली 36 हैं, केवल 36 आइलैंड है ये। और ये 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 12 डिग्री नॉर्थ तक बने हुए हैं, ठीक है। तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की कैपिटल हमने पिछले चैप्टर में समझी भी थी, कवरत्ती है, उसकी कैपिटल क्या है, कवरत्ती है, ओके। अब हम समझ लेते हैं कि आगे कौन सा है। देखिए दूसरी साइड में मालाबार कोंकण समझ में आ गया, वेस्टर्न कोस्टल एरिया हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल एरिया की, ठीक है। ईस्टर्न में कोस्टल एरिया जो इधर है, इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ, देखो ये अरेबियन सी वाला पार्ट है और ये है बे ऑफ बंगाल। ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल एरिया, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल की तरफ है आपका ईस्टर्न कोस्टल एरिया, और इसकी साइड ही महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। कौन से, ईस्टर्न घाट की साइड में। और वेस्टर्न घाट में कौन सी आती है, नर्मदा और ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती रिवर इधर अरेबियन सी में, और उधर की साइड में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी उधर बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल एरिया को। अब ईस्टर्न कोस्टल एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। 2 पार्ट मतलब नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल एरिया।
उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से लेकर और विशाखापट्टनम तक यानी कि आंध्र प्रदेश तक के सारे एरिया को नॉर्दर्न सरकार एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न सरकार। और साउथ के जो एरिया है फिर वहां विशाखापट्टनम से लेकर फिर वहीं केरल तक, ठीक है, तो वो पूरा जो तमिलनाडु का एरिया भी यहाँ आ जाता है, उसको कहते हैं कोरोमंडल कोस्टल एरिया। तो क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल, इधर क्या हो गया? कोंकण और मालाबार। यहाँ पर पाल घाट, थाल घाट और बोर घाट भी मिलते हैं, उधर दो ही हैं, नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल। एक बात मैं बता दूं कि जो ईस्टर्न घाट है वो उतनी चौड़ाई में नहीं है, वेस्टर्न घाट जो है, सॉरी, वेस्टर्न घाट जो है वो उतनी चौड़ाई में नहीं है, उतनी विड्थ में नहीं है जितना कि ईस्टर्न है। आप देख पा रहे हो कि ईस्टर्न की चौड़ाई तो बहुत ज्यादा है, देखो बहुत ज्यादा है। आप देख पा रहे हैं कि ईस्टर्न की चौड़ाई तो बहुत ज्यादा है। मतलब ईस्टर्न घाट की चौड़ाई का रीजन ये है, ज्यादा चौड़ा होने का रीजन ये है कि वहां पर रिवर्स ने डिपॉजिट किया है, रिवर्स ने डिपॉजिट किया है, ठीक है। रिवर ने एलुवियल यानी कि जो बालू रेत है उसका डिपॉजिट किया और वो पूरा बड़ा एरिया बन गया है, काफी लंबे दूर दूर तक वहां मैदान बन गए हैं, कौन से? ईस्टर्न घाट की साइड में, ठीक है। अब आगे देखिए, नीचे कर्नाटका और तमिलनाडु के आसपास, कर्नाटका और तमिलनाडु के आसपास यहाँ पर मिलती है नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, नल्लामलाई की पहाड़ियां यहाँ मिलती है, और ढेर सारे मसाले उगते हैं यहाँ पे, बहुत मसाले होते हैं यहाँ पे। साउथ में नीलगिरी, नीलगिरी के नाम से तो नवरत्न तेल भी आता है, नीलगिरी ऑयल्स, आप उसको समझ सकते हो, देख सकते हो। तो नीलगिरी जो है यहाँ साउथ में है, और अन्नामलाई और नल्लामलाई हिल यहाँ पर होती है। और उसके बाद केरल लास्ट यानी कन्याकुमारी पॉइंट, कन्याकुमारी पॉइंट ही आपका 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, ओके। तो ये था हमारा साउदर्न प्लेट्यू एरिया। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, साउथ वाले को डेक्कन कहते हैं, ऊपर वाले को मालवा कहते हैं। मालवा मतलब विंध्याचल, विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज और महादेव की हिल्स जो हैं वो मालवा में है। सीधी सी बात है, विंध्याचल, महादेव और सतपुड़ा की हिल्स जो हैं वो मालवा में है, और उससे नीचे जो पार्ट आ गया वो डेक्कन हो गया, वो डेक्कन ट्रैप कहलाएगा, डेक्कन का यानी डेक्कन का पठार कहलाएगा। क्लियर है? तो अब आगे देखिए, अब बात करते हैं हिमालय पर्वत की, हिमालय, ठीक है। तो देखिए हिमालय के बारे में, हिमालय के बारे में, और हिमालय एंड अदर, ठीक है, हिमालय और दूसरे जो माउंटेन है उनके बारे में, ठीक है। तो हिमालय जो पर्वत है वो दुनिया में फेमस है, ठीक है, दुनिया में बड़ा फेमस है, और कहते हैं कि हिमालय जितनी ऊंची रेंज किसी माउंटेन की नहीं है। माउंट एवरेस्ट उसका एग्जांपल है, माउंट एवरेस्ट उसका एग्जांपल है, पता इतनी ऊंचाई किसी की भी नहीं है, 8,848 मीटर, और वो तो धीरे धीरे एक्सटेंड भी कर रहा है, 2 मीटर की हाइट और मिल गई उसे, वो 8,850 हो गया है, वो कितना? 8,850 मीटर हो गया है, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है, ओके। तो देखिए अब बात करते हैं कि ये हिमालय माउंटेन बना कैसे। मैंने आपको बताया फोल्डिंग हुई थी, यहाँ पे नीचे वाली गोंडवाना प्लेट और ऊपर वाली अंगारा लैंड प्लेट आपस में टकराती हैं और फोल्डिंग हो जाती है, और फोल्डिंग से बनते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है, सबसे बड़े, और फिर दोबारा फोल्डिंग हुई तो फिर मिडिल हिमालय, फिर एक बार फिर फोल्डिंग हुई, फिर शिवालिक रेंज, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज, 3 पार्ट में हिमालय को बांटा जा सकता है। ग्रेटर हिमालय जहां पर बर्फ जमी हुई है, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, जहां पर बर्फ जमी हुई है, ऊंचाई की वजह से बर्फ जमी हुई है। आपको मैं बता दूं, अर्थ सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसीलिए बड़े बड़े माउंटेन्स पर, ऊंचाई पर बर्फ जमी होती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं हिमाद्री हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय उसको कहा जाता है, ओके। अब दूसरा वाला जो हिमालय है वो मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, उसमें उतनी बर्फ नहीं होती, थोड़ा मौसम भी ठीक होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश। अब कश्मीर और लद्दाख का एरिया तो ग्रेटर हिमालय में आ गया, हिमाचल प्रदेश मिडिल हिमालय में आ गया, और उत्तराखंड का एरिया लेसर और शिवालिक में आ गया, ठीक है, जिसमें चंडीगढ़ की हिल्स भी हैं, चंडीगढ़ के आसपास जो हिल्स हैं वो लेसर हिमालय में आती है, ठीक है, शिवालिक और वो दोनों मिक्स हो जाती है वहां के, ठीक है। तो 3 टाइप, ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, लेसर हिमालय जिसको मिडिल हिमालय भी कहते हैं, और तीसरा वाला हो गया फिर शिवालिक रेंज। 3 टाइप के हिमालय, 3 टाइप की हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है, ओके। अब देखते हैं
कि ये बना कैसे। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो ये माउंटेन इस तरह से बना, फिर कैसे फोल्डिंग होकर बना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक इंडो गैंगनेटिक प्लेन के बारे में बातें हो रही है। इंडो गैंगनेटिक प्लेन यानी कि भारत का उत्तरी मैदान कैसे बना। हिमालय के बारे में तो बता दिया हमने, प्लाटू के बारे में बता दिया, प्लाटू कैसे बना, वोल्केनिक एक्टिविटी से। भाई वहां पर बार बार वोल्केनो आए और वहां पर जो है इग्नियस रॉक्स बनती चली गई। हिमालय कैसे बना, फोल्डिंग की वजह से बना। अब नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना, जब हिमालय के रिवर्स और साउदर्न प्लाटू की रिवर यानी कि मालवा की जो रिवर्स हैं वो सारी जब इधर नॉर्दर्न प्लेन में आकर अपना जो है डिपॉजिट जमा करती हैं, डिपॉजिट करती हैं, क्या डिपॉजिट करती है, सेडिमेंट्स, जो टुकड़े हैं, टूट फूट है, मिट्टी है, वो जब रिवर्स लाकर जमा कर देगी, वहां पर डिपॉजिट कर देगी, तब बनेगा नॉर्दर्न प्लेन एरिया, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन एरिया आप देख सकते हो यहाँ पर है पूरा नॉर्दर्न प्लेन एरिया। तो ये आपका नॉर्दर्न प्लेन एरिया बहुत बेहतरीन है ये, ठीक है। अब एक बार इस चीज को हम मैप में कर सकते हैं, मैप में दिखा सकते हैं। मैं आपके सामने एक मैप यहाँ शो कर रहा हूँ कि रियल इमेज आपको आ जाएगी, रियल इमेज आ जाएगी आपको, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एक मैप बना हुआ है, इंडिया का मैप। आप देख रहे हो कि ये इंडिया का मैप जो है यहाँ पर ये जो है कौन सा है, रेंज है हिमालय की। देखो ये आर्क शेप में है, ये हिमालय रेंज जो है आर्क शेप में आप देख पा रहे हैं। ये 2500 किलोमीटर मतलब 2400 से 2500 किलोमीटर की आर्क शेप में हिमालय है, आर्क शेप में, धनुष आकार में है हिमालय, धनुष आकार आर्क शेप में है। 2400 से 2500 यानी 2400 से 2500 के बीच में है, ठीक है। उसके बाद देखोगे ये वाला आपका हो गया मालवा, देखोगे बीच में यहाँ पर है मालवा, ये रहा मालवा, और ये हो गया आपका साउथ का डेक्कन प्लाट्यू, ठीक है। इधर की साइड में ये रहा आपका वेस्टर्न कोस्टल एरिया, और ये रहा आपका ईस्टर्न कोस्टल एरिया, ठीक है। ये आपका हो गया राजस्थान का थार डेजर्ट, ठीक है। और उधर हो गई आपकी नागालैंड मणिपुर मिजोरम की हिल्स, जहां पर मैंने बताया था ना कौन सी, नागालैंड मणिपुर मिजोरम के मेघालय की जो हिल्स थी गारो खासी जंतिया, वो यहाँ पर मेघालय में पाई जाती, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। और ये नागालैंड मणिपुर मिजोरम है आपका, ठीक है। तो ये पूरा मैप है, आप देख सकते हो। ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है। तो इस मैप को, फिजियोग्राफी जो मैप है हमारा, उसको देख सकते हो। यहाँ साउथ में है फिर वो अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डमम की हिल्स है, कार्डमम, नल्लामलाई और नीलगिरी की हिल्स है यहाँ पे, ठीक है, साउथ में, जहाँ पर मसाले बहुत उगते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। ओके, ये है पूरा वो आपका जो घाट मैंने बताया था, मालाबार कोस्टल एरिया, ठीक है। उसके बाद में मालाबार के अलावा ये कोंकण एरिया हो गया, ये मालाबार हो गया, और ये वाला सारा एरिया हो गया कोरोमंडल, और ऊपर से वहां तक हो गया फिर ये नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार, कोरोमंडल, नॉर्दर्न सरकार, कोरोमंडल, और ये हो गया आपका मालाबार, और ये हो गया कोंकण, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। मैप में भी हमने अच्छी तरह समझ लिया कि भाई कैसे कहाँ है। यहीं से रिवर्स निकलकर ऊपर की तरफ आती हैं, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी, यहीं से गंगा निकल के यूपी से होती हुई और फिर वेस्ट बंगाल से होती फिर आगे ड्रेन कर जाती है उसी ट्रिब्यूटरीज के साथ में, और फिर कुछ लोकल रिवर, राजस्थान की लूनी रिवर, साबरमती, गुजरात की साबरमती, यहाँ पर फिर वो ड्रेन करती है, ठीक है। यहीं पर है फिर वो जैसे मैंने बताया इस साइड में पाकिस्तान में सुलेमान, ऊपर पामीर की नोट मैंने बताई थी, पामीर विश्व की छत, पामीर नोट, ठीक है, पामीर नोट। ओके, तो ये आपका मैप मैंने बताया। ये लक्षद्वीप आइलैंड रहे, 36 आइलैंड है वो, 36 आइलैंड है, और उसकी कैपिटल कवरती है। ओके, ये रहा आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ से 10 डिग्री चैनल से दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और निकोबार आइलैंड जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट पे लास्ट इंदिरा पॉइंट यहाँ पर आपका है। और अंडमान निकोबार में इंडिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड वोल्केनो है। इंडिया में एक ही एक्टिव वोल्केनो है, वो है बैरन आइलैंड वोल्केनो, ठीक है। और ये लगभग काउंटिंग में अंडमान निकोबार 572 हैं टोटल। अंडमान निकोबार में 572 आइलैंड्स हैं, ठीक है। और जो इसका जो लोकेशन है वो 6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में है, 6 डिग्री से लेकर 14 डिग्री नॉर्थ तक है। ओके, तो आई थिंक आपको ये मैप समझ में आ गया होगा। आगे हम डाटा फिर कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, ओके, तो अब जो है देखिए, अब आगे समझ लेते हैं कि कैसे क्या है। अब देखिए फिजियोलॉजिकल जो डिवीजन इंडिया का किया जाए तो कैसे होगा। इंडिया को नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन रेंज में बांटा जा सकता है,
इंडिया को 5-6 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। इंडिया के पूरे स्ट्रक्चर को, इंडिया की पूरी फिजियोग्राफी को 6 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, नॉर्दर्न उत्तरी और उत्तरी पूर्वी माउंटेन, यानी कि नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। ठीक है, पहला उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमालाएं। ठीक है, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमालाएं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा जो पॉइंट होगा इंडिया का वो होगा द नॉर्दर्न प्लेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन मैदानी क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो डिवाइडेशन होगा वो पेनिनसुलर प्लाटू एरिया। तो पेनिनसुलर प्लाटू एरिया भी हमने समझ लिया कैसे बना है, हिमालय भी हमने समझ लिया कैसे बना है। ठीक है, और प्लेन एरिया भी बता दिया मैंने कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस रिवर ने मिलकर पूरे नॉर्दर्न प्लेन एरिया को डिपॉजिट किया है, एलुवियल डिपॉजिट। 1000 से 2000 मीटर तक की पूरी डेप्थ है इसकी। कहीं पर 1000 मीटर की गहराई है और कहीं पर 2000 मीटर की डेप्थ नॉर्दर्न प्लेन एरिया की है। ठीक है, मतलब इतनी गहराई तक मिट्टी यहाँ जमी हुई है। ओके, तो ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया है। ये कहीं पर बहुत चौड़ाई में है, कहीं पर कम चौड़ाई में। जैसे आप देखो हरियाणा राजस्थान की तरफ ये 320 मीटर, 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर की राजस्थान गुजरात के आसपास वो पूरा चौड़ाई में हो जाता है नॉर्दर्न प्लेन एरिया। और साउथ की मतलब उसकी बे ऑफ बंगाल की तरफ ये 240 हो जाता है। 320 240, 320 किधर, राजस्थान हरियाणा की तरफ नॉर्दर्न प्लेन विड्थ में है। ठीक है, और उधर की तरफ कितना है 240, 320 240। ठीक है, मतलब विड्थ है उसकी। किधर, वेस्ट बंगाल की तरफ 240 और इधर की तरफ 320। ओके, तो बात कर लेते हैं और आगे क्या डिवीजन किया गया इंडिया का। देखो, पहला हो गया नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन, दूसरा हो गया नॉर्दर्न प्लेन एरिया, तीसरा हो गया पेनिनसुलर प्लाटू एरिया। ठीक है, और 4 नंबर पे हो गया इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट मतलब भारतीय मरुस्थल। ठीक है, थार का डेजर्ट। ठीक है, इंडियन मरुस्थल यानी कि भारतीय मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ठीक है, आगे 5 नंबर में डिवाइड करते हैं कोस्टल प्लेन एरिया। मैंने बताया था ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल एरिया। ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल एरिया। ठीक है, और फिर उसके बाद है आइलैंड्स, अंडमान और निकोबार। 6 नंबर पे है आइलैंड्स, अंडमान और निकोबार। ओके, अब देखिए, अब एक एक करके इन सबको समझ लेते हैं। इंडिया को 6 टाइप के जो फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटा जा सकता है। फिजियोग्राफिक डिवीजन उसके 6 कर सकते हैं। हिमालय, ठीक है, दूसरा नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा पेनिनसुलर प्लाटू, 4 नंबर पे हो गया इंडियन डेजर्ट, 5 नंबर हो गया आइलैंड और 6 नंबर पे हो गए ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल एरिया। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरिया 6 टाइप में उसे डिवाइड किया जा सकता है। ओके, तो पहला टाइप समझ लेते हैं। ओके, पहला मतलब कि नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न माउंटेन एरिया। जैसे कि अभी हम हिमालय के बारे में बात कर रहे थे, तो वो हो गया ग्रेटर हिमालय रेंज, इसमें आएगा शिवालिक रेंज, इसमें आएगी हिमालय वाली रेंज में शिवालिक और ग्रेटर हिमालय आएगा। ठीक है, और ये सेंट्रल एक्सल रेंज में है। कितनी, 2500, मतलब कि एक्सिस यानी कि एक धनुष आकार में है। 2500 किलोमीटर में मैंने बताया कि 2500 किलोमीटर की लगभग हिमालय की रेंज होती है। ऐसे पूरा आर्क शेप में है वो, 2500 किलोमीटर की रेंज में है। ठीक है, और फिर इसकी विड्थ देखो ईस्ट टू वेस्ट कितना, 2500 किलोमीटर हो गया। इसकी चौड़ाई जो है कहीं पर तो 400 किलोमीटर हो जाती है हिमालय की, और कहीं पर फिर वो 160 किलोमीटर हो जाता है। मतलब कि 160, तो उधर सेवन सिस्टर की तरफ उसकी चौड़ाई हो जाती है। हिमालय की चौड़ाई सेवन सिस्टर्स की तरफ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की तरफ है पूरा 160 किलोमीटर, और जो 400 किलोमीटर जो चौड़ाई है उसकी हिमालय की, वो जम्मू कश्मीर की साइड है और पंजाब की साइड है। ठीक है, तो 400 किलोमीटर की चौड़ाई से लेकर 160 किलोमीटर की चौड़ाई तक जो है पूरा फैला हुआ है हिमालय। ठीक है, आगे देखिए, इसमें और बताया गया कि हिमालय एक बैरियर की तरह काम करता है, फिजिकल बैरियर। साइबेरिया से, रशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय रोक लेता है और हमारे क्लाइमेटिक जो हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको सेट करता है। अगर हिमालय अगर ना हो तो जो इधर नॉर्थ से आने वाली, चाइना की साइड से आने वाली, नॉर्थ पोल, साइबेरिया और रशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती है, कोल्ड विंड होती है, आप देखोगे कि वो पूरा एरिया ठंडा कर देंगी और यहाँ पर फिर फसलें नहीं हो पाती हैं। आप यहाँ पे 3 टाइप की फसलें लेते हो, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप और खरीफ क्रॉप। ठीक है, 3 टाइप की फसलें लेते हो। ये सब हिमालय की ही मेहरबानी है। अगर हिमालय ठंडी हवाओं को नहीं रोक पाता तो आप
क्या नहीं कर पाते, फिर आप क्या नहीं कर पाते, फिर उसके बाद फसलें नहीं कर पाते। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं कि और क्या इसकी खासियत। तो देखिए फिजिकल बैरियर के रूप में हिमालय काम करता है। जब आप हिमालय का क्वेश्चन लिखोगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप ये सारी बातें लिख सकते हो। उसकी विड्थ लिख सकते हो, उसकी लेंथ कितनी है 2500 किलोमीटर, विड्थ कितनी है, कहीं पे तो 400 है, कहीं पे 160 किलोमीटर है। ठीक है, और वो एक फिजिकल बैरियर के रूप में काम करता है, कोल्ड विंड्स को आने से रोकता है, क्लाइमेटिक कंडीशन को सेट करता है। ठीक है, हिमालय। और यहाँ ड्रेनेज सिस्टम को, कल्चरल एक्टिविटीज और अदर जितने भी सोशल एक्टिविटीज है उसको पूरा डिसाइड करता है। ठीक है, हिमालय की वजह से बहुत सारे यहाँ पर इफेक्ट हैं, बहुत सारे फायदे और नुकसान भी हैं। ओके, अब बात करते हैं हिमालय को कितने पार्ट में बांटा जा सकता है स्टेट वाइज। देखो हमने वैसे तो हाइट वाइज तो 3 में बांटा है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और मिडिल या लेसर और शिवालिक। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, ये 3 टाइप में हाइट वाइज बांटा। लेकिन आप स्टेट वाइज भी उसे बांटा जा सकता है। स्टेट वाइज उसको आप कश्मीर हिमालय भी कह सकते हो, उसको आप हिमाचल हिमालय भी कह सकते हो, उसको आप उत्तराखंड हिमालय भी कह सकते हो, उसको आप दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय भी कह सकते हो, उसको नेपाल हिमालय भी कह सकते हो, उसको अरुणाचल हिमालय भी कह सकते हो। मैं दोबारा काउंट कर रहा हूँ, कश्मीर हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, नेपाल हिमालय, फिर सिक्किम अरुणाचल हिमालय। ठीक है, ये सारे हिमालय के स्टेट वाइज डिवीजन किए जा सकते हैं। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उस समय वो हिमालय की हाइट वाइज और स्टेट वाइज आपसे डिवीजन की क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो हाइट वाइज 3 टाइप हो गया, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक। और स्टेट वाइज हो गया कौन सा, कश्मीर। ठीक है, फिर पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, फिर आपका जो उत्तराखंड वाला उसको कुमायूं हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय हो गया। उसके बाद में फिर अगला वाला जो हो गया फिर नेपाल के बाद फिर अरुणाचल का, यानी कि नॉर्दर्न का एरिया, पूरा हिमालय का एरिया। ठीक है, जिसको आसाम हिमालय भी कहते थे। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डिवाइड किया उस समय उन्होंने हिमालय के जो लास्ट वाले पार्ट को आसाम हिमालय नाम दिया था। ओके, अब देखिए उसके अलावा यहाँ पर ईस्टर्न हिल्स भी तो है, ईस्टर्न हिल्स हैं। ठीक है, तो ये सब हम हिमालय के डिवीजन में लिख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक हिमालय के बारे में क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हिमालय की कोई डाउट नहीं, हिमालय कैसे बना, उसके डिवाइडेशन क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं, ये हिमालय के बारे में हमें पता लग गया होगा। आपको मैं बता दूं हिमालय में जड़ी बूटियां बहुत मिलती हैं भाई। पुराने जमाने में ऋषि मुनि वहीं पर तपस्या करते थे, वहीं पर बहुत सारी जड़ी बूटियां। आपको याद है हनुमान जी जड़ी बूटी भी तो यहीं से लेने आए थे, धौलागिरी माउंटेन से। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था धौलागिरी जो नेपाल में है, नेपाल में धौलागिरी माउंटेन को उठाकर हनुमान जी चले थे। आप जब हनुमान जी की फोटो देखोगे तो उनके हाथ में जो पर्वत है वो धौलागिरी माउंटेन है जो नेपाल में है, और वो संजीवनी बूटी लेकर श्रीलंका चले गए थे, लंका चले गए थे। तो वो धौलागिरी यहीं पर तो है। ठीक है, तो ये है हिमालय की खास बात। ठीक है, और बाकी आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं सेकंड की, नॉर्दर्न प्लेन एरिया। ठीक है, तो देखिए नॉर्दर्न प्लेन एरिया जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया भी कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन एरिया को गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया भी हम कहते हैं। आप देखो यहाँ डाटा लिखा हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया जो कि 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है। 3200 किलोमीटर की रेंज में ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया फैला हुआ है, मतलब कि उत्तर का मैदान 3200 किलोमीटर की चौड़ाई में पूरा फैला हुआ है, लंबाई में। और ईस्ट टू वेस्ट उसकी पूरी ये लंबाई है। इसकी विड्थ कहीं पर 150 किलोमीटर है, कहीं पर 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर पंजाब राजस्थान की तरफ होगी क्योंकि इधर चौड़ाई ज्यादा है। नॉर्दर्न प्लेन की चौड़ाई राजस्थान पंजाब की तरफ ज्यादा है, और उधर यानी कि आपके वेस्ट बंगाल की तरफ जो नॉर्दर्न प्लेन है वो थोड़ा सा नैरो है, वो थोड़ा संकड़ा है। कितना है 150। तो 300 किलोमीटर इधर की तरफ चौड़ाई है और 150 उधर की तरफ यानी कि वेस्ट बंगाल की तरफ है। यहाँ पर एलोवियल डिपॉजिट हुए हैं, बिल्कुल रेतीली मिट्टी, बहुत बढ़िया बेहतरीन मिट्टी, एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी इसको हिंदी में कहते हैं। इतनी ज्यादा फर्टिलिटी की यहाँ पर लोग राइस उगाते हैं, व्हीट उगाते हैं, एक साल में 3 फसल लेते हैं, रबी, खरीफ, जायद, इस तरह की फसलें वो लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी नॉर्दर्न प्लेन की खासियत है। ठीक है, और गहराई कितनी है 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर, इतनी गहराई है उसके अंदर से। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो, बहुत आसान है। अच्छा, नॉर्दर्न प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, भाबर 4 पार्ट में।
भाबर, खादर, भांगर और तराई। भाबर मैदान, भाबर का प्लेन, तराई का प्लेन एरिया, खादर का प्लेन एरिया और जो है बांगर का प्लेन एरिया। ठीक है, अब ये होते क्या है, देखो पूरे नॉर्थ इंडिया में रिवर बहती है, ठीक है, और उसी रिवर से डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब रिवर गंगा या गंगा की ट्रिब्यूटरी या ब्रह्मपुत्र रिवर ऊपर आसाम से होती है, जब आती है तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर वगैरह जमा करती हुई लेके आती है, और फिर जहां पर उसकी स्पीड डाउन होती है फिर वहीं पर उसको डिपॉजिट कर देती है। जहां पर कंकरील पत्थर वगैरह ये सब मिट्टी के साथ जमा हो रखे हैं और वहां पर बहुत ज्यादा जो बजरी या जो है जो मिट्टी में कंकर ज्यादा मिल रहे हैं, वो सारा का सारा हो गया आपका भांगर एरिया, वो सारा भांगर हो गया। उसके बाद उससे जस्ट नीचे तराई हो गया। ठीक है, तराई मतलब जहां पर एक बार तो पत्थरों में नदियां गायब हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो दोबारा से दलदल बनाती हैं, वो दलदल बनाती हैं। जहां दलदल बनेगा वहां पर तराई एरिया होगा। आप देखोगे उत्तराखंड में ऐसा तराई एरिया बहुत है। ठीक है, उत्तराखंड के बाद यूपी में आओगे तो फिर आपका पूरा का पूरा भाबर एरिया शुरू हो जाएगा। पहले वाला भांगर, फिर उसके बाद तराई, फिर भाबर एरिया, और वेस्ट बंगाल और यूपी के लास्ट में फिर आ जाता है पूरा लास्ट का खादर एरिया। देखो ऊपर वाला कौन सा गया, भांगर, दूसरे वाला कौन सा हो गया, तराई, तराई के बाद कौन सा हो गया, भाबर, और फिर आखिरी वाला खादर। वेस्ट बंगाल में खादर एरिया होगा, ये ध्यान रखना। और खादर एरिया ही सबसे बेस्ट और एलुवियल सॉइल का एरिया होता है। उसके हर साल वहां पर रिन्यू होती है मिट्टी, क्योंकि रिवर जब लास्ट में वेस्ट बंगाल में पहुंचती है तो पूरा डिपॉजिट वहां पर करती है और बहुत अच्छा वो एरिया बन जाता है। वहां पर वेस्ट बंगाल के लोग जूट का कल्टीवेशन करते हैं। क्या करते हैं, जूट कल्टीवेशन, बहुत बढ़िया जूट होता है। ब्रिटिश टाइम में जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, पूरे वर्ल्ड में जूट में नंबर 1 था इंडिया, और आज नंबर 2 पे है। नंबर 1 में कौन चला गया, बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। ठीक है, तो नंबर 1 जो एरिया है वो खादर एरिया, सबसे लास्ट में सबसे बेस्ट एलुवियल सोइल का एरिया होता है, और वहां पर बहुत अच्छी फसल, राइस वगैरह और जूट वगैरह उगाते हैं। जूट मतलब रस्सियां, जेवड़ियां तैयार करते हैं ना, ये खाट वगैरह बनाते जो। ओके, तो देखिए, तो 4 पार्ट में डिवाइड किया नॉर्थर्न प्लेन एरिया को, भाबर, तराई, भांगर और खादर। भाबर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, तो इस तरह से 4 पार्ट में। अब भाबर का जो विड्थ है ना वो काफी अच्छा है, 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में है, शिवालिक हिल्स के बराबर बराबर, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल उसके 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में वो है। ओके, तो 2 चीज क्लियर हो गई हमारी, हिमालय माउंटेन रेंज क्लियर हो गई हमारी पूरी, उसको हाइट वाइज डिवाइड कर लिया, उसको हम जो है एरिया वाइज डिवाइड कर लिया। ओके, उसके बाद हमने नॉर्दर्न प्लेन एरिया समझ लिया, किन किन रिवर ने, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी ने बनाया, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरी ने बनाया। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन एरिया को, गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, गंगा, यमुना, गंगा और यमुना, यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और यमुना के साथ में कौन सी आ रही है, चंबल, बेतवा, केन, सोन, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सारी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और जो ऊपर से जो नेपाल से जो गंगा की एक्स्ट्रा ट्रिब्यूटरी आकर मिल रही है वो कोसी, जो कि बंगाल में, जो कि बिहार में, बंगाल में दामोदर नदी और बिहार में कोसी नदी हमेशा ही तबाही लेके आती है, बाढ़ लेकर आती है, वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो इस तरह से आप देखोगे इन सभी रिवर्स ने मिलकर पूरे प्लेन एरिया को बनाया। ओके, तो अब अगला जो प्लाटू एरिया जो हमने समझा था उसका नंबर आ गया, पहला हिमालय, दूसरा प्लेन एरिया और तीसरा प्लाटू एरिया, जो हमने पहले भी समझ लिया है बिल्कुल आसानी से। प्लाटू एरिया मालाबार, कोंकण, ये समझ लिया, मालवा प्लाटू, डेक्कन प्लाटू, नीलगिरी हिल्स, ईस्टर्न कोस्टल एरिया, वेस्टर्न कोस्टल एरिया, सारा समझ लिया हमने। तो देखिए उसी के बारे में थोड़ा डाटा और कर लेते हैं। पेनिनसुलर प्लाटू जो है उसकी हाइट सी लेवल से 150 है। कितनी है, सी लेवल से 150 मीटर ऊंचा है, 150 मीटर ऊंचाई पर है। क्या है, प्लाटू। समुद्र लेवल से कितना ऊंचा है, 150 मीटर। ठीक है, ओके, और एलिवेशन जो है उसका ट्रायंगल शेप में है, 600 से 900 मीटर, मतलब कि ऊंचाई, क्योंकि वो टेबल लैंड के जैसा है, टेबल लैंड पठार के जैसा है वो पूरा। ठीक है, प्लाटू एरिया जो है तो उसकी 600 से 900 की ऊंचाई पर है वो। ठीक है, और यहाँ पर जो है गिर रेंज, दिल्ली की पहाड़ियां, गुजरात की गिर पहाड़ियां और राजमहल की पहाड़ियां जो है मध्य प्रदेश में, उसके अलावा कार्डमम हिल साउथ में मिलती है, अन्नामलाई, नल्लामलाई, नीलगिरी, ये मैंने बता ही दिया था आपको। और फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, डेक्कन प्लाटू और सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड को ही मालवा कहते हैं।
चाहे मालवा कह दो चाहे सेंट्रल हाईलैंड कह दो, ठीक है, मध्य पठारी क्षेत्र सेंट्रल हाईलैंड या फिर मालवा कह दो, और साउथ वाले को क्या कहेंगे, डेक्कन, ठीक है। और नॉर्दर्न प्लाटू एरिया, ऊपर की तरफ का सारा एरिया, ठीक है। तो इस तरह से पेनिनसुलर प्लाटू को हम समझ चुके हैं। अब उसके बाद जो 4 नंबर पे, नंबर 1 हिमालय, नंबर 2 प्लेन नॉर्दर्न प्लेन, और थर्ड हो गया फिर आपका कौन सा, पेनिनसुलर प्लाटू। अब 4 नंबर पे जो आता है वो इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल, थार का मरुस्थल। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे रेत के टिब्बे मिलते हैं, सैंड ड्यून्स, रेत के टिब्बे ऊंचे ऊंचे मिलते हैं, सैंड ड्यून्स मिलते हैं, उनको सैंड ड्यून्स कहते हैं, ठीक है। और ऊंचे ऊंचे टिब्बे एकदम ढाल वाले टिब्बे मिलते हैं जिनको बरखान भी कहते हैं, बिल्कुल अर्धचंद्राकार, आधे चंद्रमा जैसी आकृति के बालू के टिब्बे जिनको बरखान कहते हैं, आधे चंद्रमा की आकृति के बरखान वहां पर बहुत मिलते हैं, सैंड ड्यून बहुत मिलते हैं। बारिश होती नहीं है, कम होती है, बहुत कम होती है। एनुअल रेनफॉल जो यहाँ की कितनी है, 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर ही केवल बारिश होती है वहां एक साल भर में। और वहां मेघालय में एक दिन में जितनी बारिश हो जाती है गारो खासी जनते हिल में, उतनी राजस्थान में 10 साल में भी नहीं होती। मेघालय में एक दिन में इतनी बारिश होती है जितनी राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और जो भी एरिया राजस्थान का थार रीजन में पड़ रहा है वहां बारिश इतने दिन में होती ही नहीं है, ठीक है। तो बारिश कम होती है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा कोई फसल वगैरह भी नहीं उगाई जाती। कैक्टस उगते हैं यहाँ पे, नीम के, खेजड़ी के पेड़ मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर इसके अलावा जो कैमल वगैरह होते हैं, लोग अपनी जो लोकल विलेज लाइफ लगभग यहाँ पर जीते हैं। लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर बीकानेर, जयपुर ऐसे एरिया भी जहां डेवलपमेंट काफी हो गया है, ठीक है। तो ये राजस्थान का एरिया हो गया आपका डेजर्ट एरिया। इस एरिया को पूरे को मरुस्थली कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुस्थली, मतलब कि पानी न होने की वजह से यहाँ कुछ उगता नहीं है, कम उगता है, ठीक है, कम उगता है। तो कम उगता है तो इसको मरुस्थली कहते हैं। मरुस्थली मतलब मरी हुई जमीन जिसमें कुछ उगता ही नहीं है, ठीक है, मरुस्थली कहते हैं। यहाँ पर ये जो मरुस्थल बना वो मेसोजोइक काल में बना था, मेसोजोइक एज, ये मेसोजोइक एज में पूरा मरुस्थल बना था, ठीक है। यहाँ पर हवाएं आती हैं और तेजी से हवा अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है, आंधी तूफान अंधड़ आते हैं यहाँ पे और टिब्बे बढ़ा देते हैं। कहते हैं अगर गर्मियों में मई जून में कोई वहां चला जाए, आंधी तूफान में फंस जाए तो वो पूरा रेत खा जाएगा, ठीक है, वहां पर दब जाएगा, मरने की कंडीशन भी हो सकती है। रेतीले तूफान आते हैं वहां पे, विंड का जो है एक्टिविटी ज्यादा होती है वहां पे, ओके। तो देखिए, और वहां पे ये पूरा सिंध एरिया भी कहलाता है, इस पूरे एरिया को सिंध एरिया भी कहते हैं। और रन ऑफ कच्छ तक, गुजरात के रन तक ये पूरा फैला हुआ है। लूनी रिवर यहाँ पर लोकल रिवर है जो बाद में पानी में ही वहीं पर गायब हो जाती है, ठीक है, वहीं पर गायब हो जाती है, ओके। अब देखिए एक और जो 5 नंबर है वो 5 नंबर हो गया आपका, 4 नंबर राजस्थान डेजर्ट हो गया, 5 नंबर हो गया कोस्टल प्लेन। आज ये लेसन फिनिश जाएगा आपका कोस्टल प्लेन एरिया, ठीक है। कोस्टल प्लेन एरिया को हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल एरिया और ईस्टर्न कोस्टल एरिया, ठीक है। मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं हम। ईस्टर्न मतलब कि पूर्वी, और वेस्ट मतलब कि पश्चिमी, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट भी हैं। वेस्टर्न कोस्टल एरिया पे जो मिलेंगे कांदला पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मारमा गोवा, मैंगलोर पोर्ट, ये आपके सारे वेस्टर्न साइड में है। ये आपका कोस्टल प्लेन एरिया है, ठीक है, कोस्टल प्लेन एरिया है। आइलैंड भी है यहाँ पे, आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड 6 डिग्री नॉर्थ से लेकर 14 डिग्री नॉर्थ तक है। कौन सा, अंडमान निकोबार। यहाँ पर कितने आइलैंड है, 572 आइलैंड अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में 2004 में सुनामी आई थी, उसके बाद 2004 में 26 जनवरी के दिन सुनामी आई थी, और उस सुनामी की वजह से यहाँ पर काफी नुकसान हुआ था। सुनामी 2004 में आई थी, और निकोबार पॉइंट जो ग्रेट निकोबार पॉइंट कहलाता है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, वो पानी में पूरी तरह डूब गया था, ओके। तो ये है लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री नॉर्थ तक है, 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री नॉर्थ तक है, और ये 280 से 460 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। और इसमें 36 आइलैंड है, लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है, और ये 453 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसकी कैपिटल कवरत्ती है। यहाँ पिटी आइलैंड बहुत फेमस है, लक्षद्वीप में पिटी आइलैंड बहुत फेमस है बर्ड सेंचुरी के लिए। दुनिया भर के प्रवासी पक्षी यहाँ लक्षद्वीप में आते हैं। यहाँ पर
3 टाइप के आइलैंड्स थे, मिनिकॉय, एमिन द्वीप और लंका द्वीप। मिनिकॉय, एमिन द्वीप और लंका द्वीप, उसको मिलाकर फिर एक नाम दिया गया था लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, तो आई थिंक आपको लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। ओके, और आपको ये लेसन बहुत समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया है तो फिर उसको फिर रिपीट कर देंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को फेमस करने की कोशिश करें। थैंक यू।